जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी एक बार फिर से आप सभी का अपने इस सेशन में रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी रिबल्स एंड राज के सेशन में फिर से शुरुआत करते हैं। अवध के बारे में आज डिस्कशन रखेंगे, यानी पॉइंट टू टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। क्लास 12th ये सुन ले, एनसीईआरटी के रिबल्स एंड राज यानी चैप्टर नंबर 10th को टुडे वी आर गोइंग टू बी रीस्टार्ट द थिंग्स। द पॉइंट टू अवध इन रिवॉल्ट टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इट। इसमें पहला स्टेटमेंट है 2.1 आप पढ़ेंगे, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। दैट स्टेटमेंट इट वाज गिवन बाय द लॉर्ड डलहौजी। ये जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन भी आएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा स्टेटमेंट 1851 में दिया हुआ था। उसी के 5 साल बाद वो अवध को एनेक्स भी कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, और अवध को 1856 में पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। आप यहाँ पर थोड़ी बहुत पीछे की कहानी को लेकर चलते हैं। सेकंड पैरा में आप ये भी पढ़ेंगे कि 1801 में 1801 में उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की है ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये है कि राजा अपने स्टेट में अपनी मिलिट्री नहीं रखेंगे, उसको हटा देंगे, डीमिलिटराइज करेंगे और ब्रिटिश की टुकड़ी रखेंगे। ब्रिटिश मिलिट्री की टुकड़ी वहां पर रखी जाएगी। अब उसका खर्चा वहन करेंगे राजा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि राजा की डिपेंडेंसी वहां पे उनसे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो मिलिट्री अपने मन का काम करेगी। ब्रिटिश जो आदेश देगी ज्यादातर उस पर उनका काम है, उनका फोकस है। तो राजा के ही स्टेट में कई बार थोड़े बहुत ताल्लुकदार अगर राइड करते भी हैं तो राजा वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। अब इसी के बाद नेक्स्ट पैरा में आप पढ़ेंगे कि अवध जो कि एक प्लेस है बहुत बेहतरीन, वहां की सॉइल है कॉटन एंड इंडिगो की सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा वहां का लैंड है। सो दैट्स वाई इस चीज के लिए भी ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा एग्रेसिव वन है। और अवध जो कि बहुत सेंटर में है, यानी लखनऊ आप भी देख रहे हैं आज कितना सेंटर में है, तो बाजार के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेस है। तो इस वजह से भी वो इसे एनेक्स करना चाहते हैं। नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि वो इससे पहले 1850s तक बहुत सारे टेरिटोरी को कब्जा करते हुए आए हैं, जहां आप देखेंगे कि मराठा लैंड्स को कब्जा कर लिया, कर्नाटक कब्जा कर लिया, पंजाब एंड बंगाल का कब्जा कर लिया। उनको लगता है कि अवध को कब्जा कर लेंगे तो उनकी जितनी भी टेरिटोरी की एक्सपांडेशन है कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस इंटेंशन से भी वो अवध को एनेक्स करेंगे। और इसी के नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि वो अवध को एनेक्स किस तरीके से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ आवर बॉडी। द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ आवर बॉडी, ये भी 3 मार्क्स में स्टेटमेंट पूछा गया है। यहाँ पर लाइफ राजा है वाजिद अली शाह साहब, एंड और बॉडी क्या है? अवध शहर। अपनी शरीर मत समझ लीजिएगा, अवध शहर की जो बॉडी है उससे आत्मा निकल कर जा रही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है लोगों द्वारा। चलिए, लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर किस बिहाफ पे राजा को हटाया है, पहले इसको आप पढ़ेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर राजा को मिस गवर्नमेंट के खिलाफ से हटाया गया। मतलब राजा शासन कर नहीं पा रहे हैं, मिस गवर्न कर रहे हैं। इस बिहाफ पर उन्होंने मतलब ये प्रोक्लेम करके राजा को वहां से वाजिद अली शाह साहब को हटाया है और उन्हें कलकत्ता में एक्साइल में भेजा है, कलकत्ता जेल में जाकर भेजा है। ये भी उनका स्टेटमेंट रहा है इन लोगों का कि राजा लोकप्रिय नहीं है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। आप देखेंगे कि राजा को जब भेजा जाएगा तो राजा को छोड़ने के लिए बहुत अवध के सब गलियों में लोग रो रहे होते हैं। इवन बहुत सारे लोग राजा को छोड़ने के लिए कानपुर तक आते हैं और वहीं पर ये गाना गाया गया है, ये स्टेटमेंट भी दिया गया है, जहां आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं कि द लाइफ was gone of our body and the body of this town had been lifeless। मतलब ये जो टाउन है अवध शहर, ये अब लाइफलेस हो गया है, इसकी आत्मा अब चली गई है। इवन यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत विलाप कर रहे होते हैं और रोते हुए गूंज के क्या कहते हैं, जाने आलम को बिदात कर रहे होते हैं, मतलब बात कह रहे होते हैं। और यहाँ पर किसी ने एक यहाँ मेंशन भी है कि ऑनरेबल इंग्लिश केम टुक द कंट्री, गाना है हिंदी का अवधी भाषा में, वहां पे यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क ले लिहिन। ब्रिटिशर्स देवर कम एट हियर, और उन्होंने मुल्क को ले लिया, मतलब राजा को लेकर चले गए। ऐसी चीजें यहाँ पर मेंशन हो रही है। आप देख रहे हैं कि लोग इस
पूरे पैटर्न को यहाँ पर इतने दुख दर्द के पैटर्न को वहां मेंशन करें। और लास्ट पैरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट वन है, उसमें आप पढ़ेंगे इसी लाइन में कि राजा के चले जाने का मतलब सिर्फ राजा ही नहीं चले गए हैं, वहां दरबारी व्यवस्था, अवध में जो तालुकदार की सारी व्यवस्था है, जो कल्चर है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड हो जाएगी ब्रिटिशर्स को, जब यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ एनेक्स करके रहने लग जाएंगे। यानी आप देखेंगे कि कोर्ट में बहुत सारे लोग म्यूजिशियन है, पोएट हैं, कुक हैं, पहले तो उनकी लिवलीहुड खत्म हो जाएगी। ठीक, ये लास्ट पैरा में डिस्कस होगा। और इसी के जस्ट बाद की जो लाइन है यानी 2.3 पैरा जब आप पढ़ेंगे, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम जब डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर यहीं से बनने वाला है। 8 मार्क्स का नंबर फिरंगी राज वाले टॉपिक से है। आप देखेंगे टॉपिक भी बहुत बड़ा है और बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है। ठीक, चलते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड में। शुरुआत की लाइन आपको मेंशन की गई है कि जब फिरंगी राज यहाँ पर आया है, तो इससे पहले की थोड़ी कहानी बताई जाएगी कि पीड़ाओं का, ग्रीवरेंस का, और चेन ऑफ ग्रीवरेंस, जो अवध में दुख की पीड़ा है उससे सबको ही बंधा हुआ है, सबको इंटरलिंक है, चाहे वो राजकुमार हो, तालुकदार हो, प्लीजेंट हो, सिपाही है, सबको ही बंधा हुआ है। और ब्रिटिशर्स के आ जाने के कारण बच्चा यहाँ पर क्या है, जो एक कॉम्प्लेक्स इमोशन था, जो एक सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। अब वो सिस्टम क्या था, ये नेक्स्ट पैरा से डिस्कस होगा। शुरुआत में आपको बताया जाएगा कि वो आएंगे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर चीजों को अनेक्स करेंगे तो सबसे पहले किसकी सत्ता लेकर जाएंगे, राजा के साथ साथ तालुकदारों की सत्ता लेकर जाएंगे। क्योंकि तालुकदार के बारे में यहाँ थोड़ी सी कहानी है। तालुकदार पहले क्या कहते हैं, इस यहाँ लोकेलिटी में बहुत रिच वन थे। आप देखेंगे कि बहुत लोगों की खानदानी तालुकदारी चली आ रही थी, वो लोग बहुत खानदानी अमीर थे। कुछ लोगों के पास जो राजा को ट्रिब्यूट दिया करते थे, राजा को टैक्स भी पे किया करते थे, राजा की को एक्सेप्ट किया करते थे, उनको राजा ने बहुत सारे ऑटोनॉमस पावर भी दे रखे थे। बहुत सारे ऐसे तालुकदारों की चर्चा है जिनके पास 12-12 हजार सैनिके हैं, कुछ के पास 200 सैनिके हैं। तो कहीं ना कहीं तालुकदार यहाँ पर प्रोमिनेंट है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स देवर डिस्पोज देम और वो देवर एनेक्स द अवध, तो सबसे पहले तालुकदारों को डिमिलिटराइज्ड करेंगे, तालुकदारों की पावर को ऐसे खत्म करेंगे। पहले पैरा में यू विल डिस्कस दिस थिंग। नेक्स्ट आप पैरा में डिस्कस करेंगे कि कुछ सेटलमेंट लाएंगे ब्रिटिशर्स यहाँ पर, जिससे तालुकदारों को और ज्यादा इरिटेट किया जाएगा। आप देखेंगे समरी सेटलमेंट की डिस्कशन है। समरी सेटलमेंट 1856 में इम्प्लीमेंट होगा। उसमें ये भी मेंशन है कि तालुकदार कौन कौन है, इंटरलूपर हैं, बिचौलिए हैं, इन्होंने जमीन को कब्जा किया है, इन्होंने जमीन को जबरदस्ती छीना है, छीन छीन कर इतने बड़े बड़े तालुकदार बने हैं। इनसे जमीनें ले लेनी चाहिए और ये जमीनें मिट्टी के सही स्वामी को दे देनी चाहिए, यानी रैयतों को दे देनी चाहिए, और रैयत उसमें खेती करे, सरकार को टैक्स पे करे। इससे रैयत के भी लाइफ स्टाइल में सुधार होगी और सरकार के भी को भी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। लास्ट पैरा इसी पेज में आप पढ़ेंगे। तब यहाँ ये भी मेंशन है कि बहुत सारे तालुकदार, जो उस समय आप पढ़ेंगे कि 60% तालुकदार की जमीन थी यहाँ अवध प्रांत में, वो घटकर 38% आप यहाँ पर परसेंटेज पढ़ेंगे, यानी बहुतों की जमीन छीनी गई है। इवन साउथ के अवध पार्ट में, अवध के साउथ पार्ट में बहुत ज्यादा वहाँ तालुकदार इस बात का मार झेले हैं, बहुत इरिटेट किए गए हैं। एट द एंड में आप ये भी पढ़ेंगे कि प्लीजेंट्स को जो बेनिफिट के बारे में ये बात हो रही है कि प्लीजेंट्स जो खेत जोतेंगे इनको जमीन दे दिया जाए, ये रेवेन्यू पे भी करेंगे और इनकी लाइफ स्टाइल भी सुधार होगी, जो कि नहीं होती है। रेवेन्यू सरकार को बहुत आसानी से पहुंच रहा है, बहुत अच्छा पहुंच रहा है, लेकिन प्लीजेंट की लाइफ और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आ जाएगी, वो क्रेडिट के बोझ के तले और भी फंसते चले जाएंगे। एट द एंड में आप ये भी पढ़ेंगे कि फिर ब्रिटिशर्स ने उसको ओवर असिस्ट किया, देन उन्होंने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, 30 to 70% टैक्स के बारे में भी चर्चा होगी। नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे, देन यू विल बी स्टार्ट विद द न्यू फ्रेज, न्यू टॉपिक। तो यहाँ से आपको समझना है कि रिवॉल्ट में और इतनी ज्यादा ट्विस्ट कैसे, इतनी ज्यादा कहानी ऐसी क्यों है कि इतना समझाया भी जा रहा है। जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब इंडियन सिपाही खड़े हुए तो उन्हें समझाया भी जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिपाही और इंडियन सिपाही या ब्रिटिशर सिपाही के बीच में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंसेस आ गए हैं। उसको हम जानेंगे कि वो कहानी क्या है। तो शुरू में आप पढ़ेंगे कि यहाँ इस पैरा में कि ब्रिटिशर से पहले
आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ताल्लुकदार एक ऑप्रेसिव पोजीशन पर हैं, एक्सप्लॉयटेटिव पोजीशन पे हैं, वो लोगों को परेशान इरिटेट करते हैं, टैक्स लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि ताल्लुकदार बहुत ही जेनरस फादर फिगर के भी इमेज में है। वो हमेशा कभी कठिनाई के समय हमेशा प्लीसेंट्स को मदद भी किया करते थे, मदद पहुंचाया करते, तो इस फिगर में भी है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कभी कभी त्योहारों में, फेस्टिवल में वो क्या कहते हैं, उनको लोन भी दिया करते थे ताल्लुकदार, गिफ्ट भी दिया करते थे प्लीजेंट्स को, कुछ सपोर्ट भी दिया करते थे। ये सब काम ताल्लुकदार कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद ये सब काम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फेस्टिवल आपका क्या है, या आपने उनको तो सिर्फ आपको टैक्स पे करना है तो आप उन्हें टैक्स पे करें बस। उसमें कोई इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आइदर वेदर सही हो, आइदर वेदर खराब हो, आइदर एग्रीकल्चर सही हो, आइदर एग्रीकल्चर खराब हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच का क्लैश है ये बनना शुरू हो जाएगा। आप नेक्स्ट पैरा में ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ताल्लुकदार बेगम हजरत महल को सपोर्ट करेंगे। बेगम हजरत महल जो कि वाइफ है, यहाँ हमारे जो अवध के राजा थे वाजिद अली शाह, उनसे उनको बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे। इवन बहुत सब लोग तो क्या कहते हैं, वॉर हार जाने के बाद भी उन्हीं के साथ, उनको साथ दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं नेक्स्ट पैरा में आप ये भी मेंशन कर होगा कि अवध के जो लोग हैं बच्चा, अवध के सिपाही, वो ज्यादातर क्या कहते हैं अलग अलग प्रांतों में ज्यादा पोस्टेड है उनको, और वो उनकी बिलोंगिंगनेस गांव से भी है। सिपाहीज की भी अपनी कुछ डिमांडें हैं। डिमांड ये है कि उनको थोड़ा उनके वेज में सुधार करनी चाहिए और उनको थोड़ा लीव देना चाहिए। लीव और वेज को टाइमली न मिल पाने के कारण भी उनके मन में एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। जैसे आप ये इस पैरा में इस चीजों को मेंशन कर रहे हैं, इस पैरा में इस चीजों को पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के सामने वो पैरा भी आ गया है, ठीक। और इसी के जस्ट बाद आप एक चीज और मेंशन करेंगे, मतलब लास्ट के सेकंड लास्ट पैरा में ये मेंशन है कि 1820 से पहले, 1820 के पहले तक सिपाही, जो इंडियन सिपाही हैं और जो ब्रिटिश सिपाही हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मधुर है। ब्रिटिश जो सिपाही हैं इनके साथ मौज मस्ती किया करेंगे, इनके साथ लेक्चर मौज मस्ती कर रहे हैं, इनके साथ शिकार पर जा रहे हैं, इनके साथ रेसलिंग करते हैं, मतलब मल्ल युद्ध कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। इवन आप ये भी पढ़ेंगे कि वो हिंदुस्तानी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, जिससे उनका एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। इवन आप ऑफिसर्स अथॉरिटेरियन तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग फादर फिगर का भी रोल प्ले कर रहे हैं भारतीय सिपाही के लिए। लेकिन जो 1840s के बाद जो आए हुए नए सोल्जर हैं, नए ब्रिटिश सिपाही हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है। वो सोच रहे हैं कि हम हैं, ये सब नीचे क्लास के लोग हैं, ये हमसे नीचे हैं। वो उनको अब्यूज करेंगे, उनको अनसिविलाइज्ड करेंगे, कहेंगे कि ये भारतीय सिपाही जाहिल हैं, इनको हमेशा अब्यूज करते रहेंगे, फिजिकल अब्यूज करते रहेंगे, मतलब गाली देते रहेंगे और भी बहुत तरीके से बेइज्जत करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक डिफरेंस आ रहा होता है इंडियन सिपाही और ब्रिटिशर सिपाही के बीच में। आप देखेंगे इसी नेक्स्ट पेज यानी लास्ट पेज पे ये जो 3 इमेज बने हैं, इस पेज पे आप देखेंगे कि यहाँ मेंशन है कि बहुत सारे जो सिपाही हैं उनकी कनेक्टिविटी विलेज से भी है। तो जो चेंजेस सिपाही लाइन में हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीजें वो अपने गांव में भी देखते रहते हैं। इवन आप बंगाल जो इन्फेंट्री है, वहां पर बहुत सारे सिपाही अवध ही रीजन से गए हुए हैं, जो सोसाइटी के अच्छे अपर क्लास के लोग हैं। इवन यहाँ लास्ट में, यहाँ 20 पॉइंट में आप भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि बंगाल की जो इन्फेंट्री है वहाँ उसमें जो अवध के जो प्रोविंस से आए हुए लोग हैं, अवध के प्रोविंस को बंगाल के इन्फेंट्री का नर्सरी कहा जाता है। यानी कि वहाँ की जितने पौधाशाला हैं उस सबसे से ज्यादा आर्मी अवध से ही आए हुए हैं, और दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द विलेज। तो वॉट एवर द चेंजेस इट इज कमिंग एट दैट टाइम, या वॉट एवर द थिंग इट वॉज यूजिंग बाय द सुपीरियर द यूरोपियन सिपाहीज, वो सारी चीजें वो विलेज में मेंशन भी होते रहते हैं। इस कहानी में आप ये भी देख रहे होते हैं। तो आप देखेंगे जब सिपाही रिवोल्ट करेंगे तो विलेज के आम लोग, आम जनता के लोग भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। आज आपका टॉपिक सिर्फ इतना ही है।
आवत खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंट हुई होगी, इट्स ओके वन, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नोट्स इसी वीडियोस के लिंक में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा और आप मेहनत से पढ़िए। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है। जय हिंद।